everyone. Nisha Verma this side, the host of this sessions. We have gathered here to discuss about the serious issue of pollution and how we at individual level can take measures to prevent its outreach. We have two co-hosts, Rashi and Sakshi. Hello everyone, my name is Rashi and I am an environment enthusiast and a member of Eco Club, under which I have been part of various plantation drives and tree drives, under which I have learned many things about environment. Thank you. Hello everyone, my name is Sakshi Singh. I am currently working as a project head in Parishkar. The main object of the Parishkar is cleanliness. Thank you. Here, we are going to discuss about the how can an individual participate in pollution control measures. In today's session, we will cover various topics like origin of pollution, reasons of its occurrence, consequences, economic impact, measures to be taken in individual and society basis. तो पर्यावरण प्रदूषण है एक बीमारी, इससे त्रस्त है दुनिया सारी. I think before discussing about the serious issue of pollution in further detail, we should converse about the root cause of this problem. How it all began, the beginning, the origin of pollution. We are going to discuss about Indus Valley civilization. Indus Valley civilization के लोगों को proper sustainable resource का यूटिलाइज करना नहीं आता था, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हुआ. एयर पोल्यूशन होने की वजह से उनकी जो सभ्यता थी वो फ्लड में डूब गई. और तो मैं इस बात को मैं इस टॉपिक को इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि पोल्यूशन का एक सोसाइटी पे कितना ज्यादा इफेक्ट होता है. इसके अलावा जो ओरिजिन है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी शुरू कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो थ्योरी है मैं वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से भी रिलेट कर सकती हूँ, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए हमने अपनाई है ये थ्योरी. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है कि ब्रिटिशर्स ने 17th सेंचुरी से स्टार्ट किया, इंडिया को कॉलोनी बनाया. इंडिया को कॉलोनी बनाया इसलिए था कि वो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर सके. इन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट किए ही, साथ में इन्होंने कंपनसेट भी नहीं किया, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो कोल प्रोडक्शन है, जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी महाराष्ट्र में, जो पहली ट्रेन मुंबई थाने से शुरू की थी, वो सारी ट्रेन कोल से चलती थी. एक्सेसिव यूज ऑफ कोल्स. लंदन के काले बादल आज भी देखे जा सकते हैं, जिसके साथ साथ हम मास प्रोडक्शन कह सकते हैं. स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था, क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड टू यूजिंग मशीन. इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जो ईरा है वो 1760 से लेके 1840 तक. राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक्सेसिव यूज ऑफ कोल, ये सब ओरिजिन है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक मेन ओरिजिन है जहां से हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था. राइट निशा, मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्रीड हूँ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्कुल एक स्टार्टिंग था पोल्यूशन का मॉडर्न एरा में. इसने सिर्फ ये वर्ल्ड को इम्पैक्ट नहीं किया या सिर्फ इंग्लैंड पर्टिकुलरली इम्पैक्ट नहीं हुआ, पूरा हमारा खासकर इंडिया को बहुत इम्पैक्ट आया इसका. इंडिया जो कि आपने बताया कि कॉलोनी था ब्रिटिश रूल का उस वक्त, उन्होंने अपनी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए एक स्टीम इंजन वगैरह डेवलप करने के लिए, रेलवेज डेवलप करने के लिए इंडिया में कंटिन्यूस माइनिंग करवाई. हमारा कोल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट किया, जिससे इंडिया का लैंड डिग्रेडेशन हुआ, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हुई. सिर्फ इतना ही नहीं, माइनिंग वगैरह सिर्फ लिमिटेड नहीं था, उन्होंने कई फॉरेस्ट लॉज लगाए ऐसे, जिसकी वजह से हमारी इंडियन ट्राइब्स को बहुत प्रॉब्लम्स हुई, जिससे हमारा लाइफ स्टॉक डिस्टर्ब हुआ और अल्टीमेटली हमारे को और ज्यादा डिसएडवांटेजेस झेलने पड़े बीइंग अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रूल. मिस्टर राशि, अगर आप लोग इंडिया की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि पॉल्यूशन होता क्या है, और उनको इंडिविजुअल बेसिस पे उनका क्या रोल है पॉल्यूशन के टुवर्ड, अपने एनवायरनमेंट के टुवर्ड, उनको ये भी नहीं पता. तो पॉल्यूशन इज अनडिराइवेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर. साक्षी, आपने अभी जो बात करी उसमें आपने कुछ दो फ्रेजेस यूज करे, एक था अनडिजायरेबल चेंज और दूसरा अनवांटेड एलिमेंट्स. तो मैं ना उस अनडिजायरेबल चेंज पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि वो अनडिजायरेबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का होना, ओजोन लेयर डिप्लीट होना, कंटिन्यूसली हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है. ये सब वही चेंजेस हैं जो वो सिम्टम्स हैं पोल्यूशन के बढ़ने के, जो हमें फेस करने पड़ते हैं मॉडर्न एरा में. हाँ, राशि ने जैसे जिन बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करी, अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल चेंजेस, ये होते किस कारण है? जो अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स के या गैसेस के, किसी भी पार्टिकल्स के हमारे इन्वायरमेंट में
ऐड हो जाने के बाद वो अनडिजायरेबल चेंजेस हो सकते हैं। वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, अनवांटेड गैसेस क्या हो सकती है, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही मेजर रीजन है, मीथेन हो गया। इनका जो एमिशन है उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रीज। जैसे कि अभी अभी राशि ने आपको बताया ओजोन लेयर डिप्लेटिंग का, हालांकि अब तो उसको हम सही कर रहे हैं, पर ओजोन लेयर का जो सबसे मेन रीजन था वो CFC था। हालांकि CFC को बैन कर दिया गया है, पर हम देख सकते हैं ये ऐसी गैसेज है जो ओजोन लेयर तक को डिप्लेट कर सकती है, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ओजोन लेयर डिप्लेट होने के बाद हम जो ग्लेशियर्स का पिघलना, फ्लड आना, ये सब बहुत ही बड़ा कंसिक्वेंस है। निशा आपने ठीक कहा, भले ही उनका प्रोडक्शन अभी रोक दिया गया है, लेकिन जब हमें नहीं पता थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस, तब उनका प्रोडक्शन इतना हो चुका था पहले ही, तो हमें इफेक्ट करना स्टार्ट कर चुका। और पता है इन पोल्यूशन का सबसे ज्यादा दुखद पॉइंट क्या है, कि ये किसी एक चीज पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लिमिटेड नहीं, ये बहुत वाइड रेंज में फैला है, और ये हमारे कितने ही नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब कर, वाटर पोल्यूशन वाटर डिस्टर्ब कर, एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूट कर रहा है, नॉइज पोल्यूशन, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है एयर क्वालिटी का डिग्रेड होना, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो रही है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसी डिजीज, जिसमें अस्थमा होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लंग से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि हमारे को जो अवेलेबल 3% वाटर है, जिसमें से भी 2% ऑलरेडी फ्रोजन फॉर्म में हम उसे यूज नहीं कर सकते, और जो 1% हमें मिला है पूरे ह्यूमंस को अलोंग विद एनिमल्स, हम उसका भी मिसयूज कर रहे हैं। हम अनवांटेड जो वेस्ट है इंडस्ट्रीज, वो वाटर बॉडीज में रिलीज कर रही है, अल्टीमेटली पूरा वाटर बॉडी में जितना वाटर है सारा पोल्यूट हो रहा है। ह्यूमंस एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, हम लोग एक बार ही वाटर को अगर ब्रश करना चाहेंगे, कंटिन्यूसली टैप ओपन रखेंगे। इलिटरेट पीपल दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज, लाइफ स्टॉक्स धो रहे हैं वो लोग अपनी, तो इससे हमारा वाटर बॉडी, हमारा जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का, वो पल्यूट हो रहा है, और हमें वाटर का जो एक होता है ना स्कार्सिटी फेस करना पड़ता है। आप दोनों ने वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की बात करी। एयर पोल्यूशन होता है एयर में पार्टिकल्स का ऐड होना अनवांटेड, और वाटर पोल्यूशन हो गया कि वाटर में अनवांटेड पार्टिकल्स का ऐड होना। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर टाइप्स हैं पोल्यूशन के, पर एक नॉइज पोल्यूशन ऐसा है जिसको बहुत से लोग जानते ही नहीं है। नॉइज पोल्यूशन में कुछ भी टाइप्स एलिमेंट ऐड नहीं होता है, पार्टिकल्स। नॉइज पोल्यूशन का मतलब है कि एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ साउंड्स लीड्स टू द नॉइज पोल्यूशन। एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ साउंड, एक साउंड जो है वो अच्छा साउंड कर रहा है कि हाँ हमने साउंड को यूज करा है अपनी मेंटल पीस के लिए, पर कुछ साउंड ऐसे जो अनडिजायरेबल साउंड्स है उनका इंक्रीज होना ही नॉइज पोल्यूशन है। ये जो है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है हार्ट पेशेंट्स को और इवन एनिमल्स को भी। भले ही नॉइज पोल्यूशन पॉपुलर नहीं है, पर फिर भी नॉइज पोल्यूशन वाइल्ड लाइफ को और हार्ट पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें, हमने अभी जितनी भी बात करी है, जैसे देखा कि पोल्यूशन क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, रीजंस क्या है, इतना प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं, स्किन कैंसर हो गया, इतनी सब चीजें बढ़ रही हैं, तो आपने सोच ही लिया होगा कि जो इसके रीजंस क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में, आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी देख रहे हैं, लाइफ टू लाइफ देख रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? निशा मेरे हिसाब से अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो सबसे एक बेसिक रीजन है हमारा एक्सेसिव पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा चीजों को लेकर डिमांड बढ़ रहा है, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और वही एक पैरेलल रीजन है कि इंडस्ट्रीज एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रही हैं, जिस वजह से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वेस्ट अल्टीमेटली कई तरह का पोल्यूशन जनरेट कर रहा है, फिर वो एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन। इतना ही नहीं है, हम सबको स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए अगर कहीं बाहर जाना है, तो वी यूज टू प्रेफर कि हम कार्स में जाए। 1% पर कार इस वक्त रेशो चल रहा है वर्ल्ड के कई पार्ट्स में, जिससे अल्टीमेटली हमारा फिर से कंट्रीब्यूशन हो रहा है एयर पोल्यूशन के लिए। पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड कि हमें सिर्फ स्टेटस सिंबल जरूरी नहीं है, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कुछ सर्टेन मेजर्स लेने हैं। Burning of fossil fuels. Our dependency on fossil fuels are इतना ज्यादा हाई हो गया है, पेट्रोल पे डिपेंड हो गए हैं हम, कोल पे डिपेंड हो गए हैं, कि हम लोग जो हमारे पास जो नेचुरल एनर्जी है, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे,
हम फुल्ली डिपेंड अपने नेचुरल रिसोर्स पे हो जा रहे हैं, जो धीरे जाके एग्जॉस्ट होते जा रहा है। जैसे कि राशि ने एक्सेसिव पॉपुलेशन के बारे में बताया और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जो कि दो बहुत ही मेन रीजंस हैं। इसके अलावा एक और मेन रीजन है माइनिंग एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था, ये जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं ये स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है। हालांकि अब हमने इसको माइनिंग एक्टिविटीज को फिर भी सस्टेनेबल वे में ले गए हैं थोड़ा, पर स्टार्टिंग में माइनिंग एक्टिविटीज किसके लिए यूज हुई थी? कोल के लिए यूज हुई थी, और उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन इतना ज्यादा हुआ था ना, और एक्सेसिव यूज भी बहुत ज्यादा था कोल का उस टाइम। हालांकि अब हमारी जो ट्रेन है वो कोल से नहीं चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, बट स्टार्टिंग की जो कोल प्रोडक्शन था वो उसी लिए हुआ था। और कोल प्रोडक्शन के कारण तो वैसे ही बहुत ज्यादा कोल के यूज होने पे भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और कोल को जब हम माइनिंग कर रहे हैं तो भी बहुत हो रहा है। मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन है ये, एयर पोल्यूशन है ये। लैंड वंस यूज्ड फॉर माइनिंग कैन नॉट बी यूज्ड अगेन फॉर एनी पर्पस। जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे माइनिंग हो रही है, वो एरियाज अब किसी काम के नहीं है। माइनिंग से सिर्फ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, अर्थक्वेक जैसे कॉन्सिक्वेंसेस भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि इसके टाइप्स, रीजंस, ओरिजिन जानना ही काफी नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही डेंजरस है जितने कि इसके रीजंस डेंजरस है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन होना, उसके अलावा जो डिसीजेज हैं जैसे कि लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ये इतनी डेंजरस बीमारियां हैं जो कि सिर्फ पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन हम ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन सोसाइटी में रहने वाले, बायोस्फीयर में रहने वाले हर एक लिविंग बीइंग को अफेक्ट कर रहा है। वाइल्ड लाइफ डिप्लीट हो रही है, जो हमें इजिली, जो हम पहले देख सकते थे एनिमल्स वो अब इंडिजीनियस या इंडेंजर्ड स्पीशीज में चले गए हैं। फ्लोरा ऑफ फौना खत्म हो रहा है। स्पैरोज, जो एक ऐसी बर्ड जो हमें, हमारे ये कह सकते हैं पेरेंट्स कभी भी अपने थोड़ा सा कहीं बाहर निकले तो वो देख सकते थे, बट हमारी जनरेशन को स्पैरोज देखने के लिए या तो फिर कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जाना पड़ेगा, या फिर अपने विलेजेस एरिया में जाना। ये सब रीजंस हैं शहर में बढ़ती एयर पोल्यूशन के। और अगर वैसे भी देखें तो स्पैरो जो है, जो एक बहुत ही नॉर्मल स्पीशीज था, वो इस वक्त इंडेंजर्ड स्पीशीज में है, एक इंडिजीनियस स्पीशीज बन चुका है, क्योंकि उनका नंबर इतना कम हो चुका है ड्यू टू मेनी रीजंस, वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे इस एनवायरनमेंट में। ग्लोबल वार्मिंग भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंसेस है, जिसके साथ सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमें सब पता है कि उसके इतने डिसएडवांटेजेस हैं, बट स्टिल हम वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसमें अगर हम बात करें तो एक जब एनवायरनमेंट की बात चलती है तो हमें लगता है कि हम अपनी कंट्री को भी तो डेवलप करना चाहते हैं। तो इस बीच एक जंग जो छिड़ती है वो होती है एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट की। एक तरफ इकोनॉमिस्ट चाहता है कि उसकी कंट्री का डेवलपमेंट हो, उसके एक एक सिटीजन की पर कैपिटा इनकम या जीडीपी बढ़े और हमारी कंट्री जो है वो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो सके। पर एक इन्वायरमेंटलिस्ट वो चाहता है कि कंट्री अच्छी हो, डेवलप हो, बट इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे ऐसा ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंडर जो निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का एक पार्ट है और बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, वो जगह देखा जाए तो एक बहुत एक ना स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि अगर हम ट्रेड के हिसाब से देखें या आर्मी बेस किसी भी तरह से जो उसका पोजीशन है जियोग्राफिकली, वो हमारी कंट्री को अगर हम उस जगह को डेवलप कर सके तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी वाइज भी। मतलब अगर हमारा डिफेंस डेवलप करे तो भी अच्छा है, टूरिज्म, हर चीज में वो सेक्टर हमारे को फ्लरिश कर सकता है हेल्प करने में। पर इसके लिए इकोनॉमिस्ट तैयार हैं पर इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं, क्योंकि जो निकोबार आइलैंड्स में जो हमें फ्लोरा या फौना मिलता है वो बहुत स्पेसिफिक है, जो वहीं पे मिल सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम उसके बदले प्लांट्स लगाएंगे इंडिया के बाकी पार्ट्स में, सपोज पंजाब, मध्य प्रदेश, बट एनवायरमेंटलिस्ट का यही कहना है कि वो जो स्पेसिफिक चीजें, जो रेयर प्लांट्स हमें वहां मिल रहे हैं निकोबार आइलैंड्स में, उनको कंपनसेट नहीं कर सकते नॉर्मल प्लांट्स जो हम मध्य प्रदेश वगैरह में। तो ये एक जो क्लैश है हमारे, एक कन्फ्लिक्ट है ओपिनियंस का, वो चलता ही रहता है एक इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट के बीच में। अब जैसे कि हमने इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जाना, रीजंस जाने, कंसिक्वेंसेस जाने, ओरिजिन जाने, इतना जाना काफी नहीं है। द मेन पॉइंट इज कंट्रोल कैसे किया जाए। आप पोल्यूशन को जानते हैं या नहीं जानते हैं,
पर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिनेरियो में। मेजर्स टू बी टेकन एज इंडिविजुअल बेसिस या फिर सोसाइटी बेसिस, हम कर क्या सकते हैं, व्हाट सोसाइटी कैन डू टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। जैसे कि राशि ने बात बताया इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको चाहिए कि इंडिया की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा रहे, पर ग्रोस डोमेस्टिक के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो अब जो है हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट सोसाइटी कैन डू टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। जैसे कि अवेयरनेस कैंप्स, पहला अवेयरनेस कैंप्स का मतलब है कि लोगों को अवेयरनेस करना है। ठीक है, वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बारे में लोग जानते हैं कि हमारे पास कम है, हम उसको सस्टेनेबल वे में यूज करेंगे। दिल्ली के लोगों को तो काफी हद तक पता चल चुका है कि हमारे पास पानी कितना है और किस तरीके से यूज कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे दूसरे रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता है। हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज है जो कम है, पेट्रोलियम, कोल, ये रिसोर्सेज माइनिंग के बाद मिलते हैं और माइनिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉस्टली भी है और ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अवेयरनेस कैंप्स लगाने जरूरी है, लोगों को पता चले कि वो कैसा नेचुरल रिसोर्सेज किस बेसिस पे यूज करें। सेकंड, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इतना ज्यादा जरूरी है। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज किस अमाउंट में हमारे पास है, कहाँ मिलते हैं, सस्टेनेबल यूज क्या है उसका, तब तक हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो देयर आर 2 पॉइंट्स वी कैन से, अवेयरनेस कैंप्स एंड लिटरेसी। निशा, मैं आपके साथ पॉइंट ऐड करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ स्पिरिट टूवर्ड नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारे अर्थ पे 1/3 ऑफ वाटर है, फिर भी हमारे वाटर की कितनी कमी है हम सबको पता है। दिल्ली में भी कितनी दिक्कत हो रही है वाटर, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल बेसिस पे सब डेली क्लोथ धोते हैं, वाटर का इतना यूटिलाइज करते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि यस आप प्यार करते हो अपने नेचुरल रिसोर्स को, तो ये बस बोलो नहीं, आप अपने नेचुरल रिसोर्स को सस्टेनेबल यूज करो, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखो। और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, हम जो डेली बेसिस पे वेस्ट निकालते हैं, डेली बेसिस पे जो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, हम उसको भी रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक का ही ले लो। अगर आप प्लास्टिक आपके डेली बेसिस पे आपके होम से निकल रहा है, आपके घर से निकल रहा है, तो वो आप किसी भी बिस्लेरी को कांटेक्ट करो, उसको वहां पे आप कलेक्ट करो, वहां पे दो, तो वो उससे ना नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसके वजह से पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है और फिर आपका जो वेस्ट है वो भी कम हो रहा है। मैं आप दोनों के पॉइंट्स को ऐड करते हुए बोलना चाहूंगी, जैसे कि अगर हमें एज अ सोसाइटी लेवल अपने आसपास कहीं नेबरहुड में कोई वेस्ट लैंड मिल रहा है या फिर सपोज कुछ एरिया है जो गंदा पड़ा है, हम वहाँ पर अपना एक ग्रुप बना के, वो कोई सा भी एज ग्रुप हो सकता है हम लोगों का, कुछ बच्चे मिलकर ही चाहे तो वहाँ कुछ क्लीननेस ड्राइव करें, वहाँ पे थोड़े प्लांट्स लगाएं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा के सपोज वो वॉल पेंटिंग कर ले, तो हम उस वेस्ट लैंड को भी एक अच्छी जगह में एक ऐसा होता है ना, एक हमारा रिक्रिएशन एरिया की तरह रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट के लिए इतना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसके अलावा वी कैन नीड मोर पॉइंट्स कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 3 R's, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ये तीनों ऐसे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ प्लास्टिक बोतल का। सबसे पहले आप उस रिड्यूस में देखें तो आप इसका कम से कम यूज करें, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लास्टिक ऐसी है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही है इन्वायरमेंट को। जितना कम हो सके उतना यूज कीजिए। अगर आपने एक बोतल लिया है आप उसको यूज कीजिए। उसके अलावा हम इसका क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। एक बोतल को हम काफी टाइम्स तक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार पानी पिया, यूज किया और फेंक दी और फिर नई बोतल ले रहे हैं। थर्ड, हम यूज कर सकते हैं रिसाइकल। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं जो रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक बोतल्स को या फिर प्लास्टिक को। ओके, तो इसके अलावा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या मतलब है कि ऐसा जिसके अलावा ऐसा आप काम कीजिए जिसके अलावा जो बाकी इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको कोई हानि ना पहुंचे। दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोसाइटी तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिससे हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बेसिस पे NCAP प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन प्रोजेक्ट, जिसमें वो एयर पॉल्यूशन को 20 to 30% डेली बेसिस पे कंट्रोल कर रही है। और ये प्रोसेस मेनली दिल्ली में चलाया जा रहा है और एयर पोल्यूशन से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस पर वो कंट्रोल कर रही है।
ठीक है, जैसे कि इन्होंने एयर पोल्यूशन का बताया, अब हमारे पास वाटर पोल्यूशन है। नमामि गंगे एक प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन, अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 2014। इसका बजट आउटले है ₹22,500 करोड़ फ्रॉम 2023 से 2026। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द effective abatement of pollution. Second is the conservation and rejuvenation of the national river Ganga. जो तो नमामि गंगे है, इसका जो मेन है, cleaning the Ganges is also an economic agenda. The government launched an integrated Ganga conservation mission called Namami Gange to arrest the pollution of Ganga river and revive the river. हमारी गवर्नमेंट हर तरीके का कोशिश कर रही है, मेजर्स ले रही है कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, बट हमारा भी एक रोल है कि हम ऐसी चीजें यूज करें जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज यूज करें, अपनी लाइफस्टाइल में उसको ढालें ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकते हैं, ताकि हम पोल्यूशन में थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, घर में सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल कर सके अपने हाउसेस में, तो ये कई छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी एज अ होल लेवल पे लिए तो पोल्यूशन कम हो सकता है। अभी हमने सोसाइटी लेवल की बात करी, अब हम बोलते हैं कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे बात कर सकते हैं। फर्स्ट वी कैन यूज क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम प्लास्टिक बैग जो हम जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए तो बहुत कितने हार्मफुल है प्लास्टिक हमारे लिए, तो अगर हम प्लास्टिक बैग्स ना यूज करके क्लॉथ बैग्स यूज करें, और बेसिकली क्या होता है ना, हम अगर एक क्लॉथ बैग यूज करते हैं लेते हैं तो वो बहुत लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग चलता है, लेकिन प्लास्टिक बैग लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता, तो उसकी वजह से वेस्ट बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग वी कैन यूज क्लॉथ बैग। हम अपने अंदर एक स्पिरिट जो है, शायद हमें पता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, बट एक वो स्पिरिट कहीं मर चुकी है या फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, हमें उसे फिर से अवेक करना चाहिए कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़ के रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो अल्टीमेटली जब वो कभी डिकम्पोज ही नहीं होगी चीज, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी खराब। Third is use public transport instead of the private transport. Next, we can use about the avoid smoking, and then Sakshi will tell about the water harvesting. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पॉल्यूशन तो एक पार्ट है, लेकिन हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करके रेन वाटर को सेव करके भी अपने पॉल्यूशन को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, मतलब अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। ये वाटर अगर हार्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, 1 प्लांट 1 ईयर। आप अपनी बर्थडे की दिन या फिर किसी भी डे आप फिक्स कर लो, आप एक प्लांट लगाओ। अगर आप सच में अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाना चाहते हो, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हो, तो आप पूरे साल में एक प्लांट लगाओ जो आपके लाइफ टाइम का ग्रोथ हो, लाइफ टाइम वो। अभी अगर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो हम ये वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारी कंट्री में है राजस्थान। वहाँ के लोग जिस कप पानी से वो लोग, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर स्केर्स है, तो जिस पानी से वो लोग नहाते हैं वही पानी वो लोग अपने कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमारी कंट्री का एक हिस्सा इतना स्ट्रगल कर रहा है वाटर के लिए, तो जब हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है तो हम इसका प्रॉपर यूज क्यों नहीं कर रहे? हमें इसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। हमें जब भी अगर हम कुछ सपोज हम ब्रश करने जा रहे हैं तो वी शुड मेक श्योर कि हमारा टैप ऑफ है, वो वाटर कंटिन्यूसली चल नहीं रहा, वेस्ट नहीं हो रहा। हमें ये कुछ मेजर्स लेने होंगे अपने इंडिविजुअल बेसिस पे। आज का हमारा जो मीटिंग का डिस्कशन का मेन टाइटल था कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर सकते हैं। हम तीनों ने मिलकर आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन टॉपिक्स को सुने, पॉइंट्स को सुने आप, और प्लीज इनको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल यूज करें एवरी नेचुरल रिसोर्स का। थैंक यू। होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू। थैंक यू।